अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इजी। आज मैं आपके साथ एक नया कोर्स है का शॉर्ट लेक्चर शेयर करने वाला हूँ। CS 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2। अच्छा, मैं इसका फाइनल टर्म का जो है वो सिलेबस एक तरह की ये प्रिपरेशन वीडियो भी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करवाऊंगा। मैक्सिमम जितने जो है लेक्चर फाइनल टर्म के करवा सका। फाइनल टर्म का 19 to 45 है, तो मैं 19 से स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने से पहले कोई एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये आपका सब्जेक्ट है, ये कोर्स है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है। यानी आपने एक प्रोजेक्ट के किसी कंपनी में एज अ मैनेजर जो वो चीज़ें काम करने होते हैं, आ, वो आपने इसमें पढ़ने हैं। और आपने कोर्स को पढ़ते हुए अपने आप को एक मैनेजर के तौर पे, एक मैनेजर के रोल में लेके एज अ रोल प्ले, उसका मैनेजर का एक रोल प्ले करते हुए चीज़ों को देखना है। जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एज अ मैनेजर जो है वो आप असेस करेंगे। लेक्चर नंबर 19 से मैं स्टार्ट करूंगा आपको। टाइप ऑफ रिस्क। अब रिस्क कितने किस्म के होते हैं? एक प्रोजेक्ट रिस्क होता है, इम्पैक्ट शेड्यूल एंड कॉस्ट, इंक्लूड बजटरी और रिसोर्सेज, कस्टमर रिक्वायरमेंट। फिर टेक्निकल, क्वालिटी, टाइमलाइन एंड कॉस्ट, इसमें भी कॉस्ट इंक्लूडेड है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में बिकम डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। उसके बाद फिर बिजनेस मार्केटेबल है या नहीं है, अलाइनमेंट विद ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी है कि नहीं है, बेचना कैसे है, लूजिंग बजट और पर्सनल कमिटमेंट। ये मेन तीन टाइम के रिस्क हैं। ये पेपर में पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और MCQs में भी आ जाते हैं। रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि ये सॉरली प्योरली मैनेजर का काम है। प्रोजेक्ट मैनेजर इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्रिडिक्टेबल रिस्क जो भी है उसको वो आइडेंटिफाई करे। The list tries to ask and question relevant to each of the topic for each सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का साइज कितना है, बिजनेस का इम्पैक्ट, कस्टमर करेक्टरिस्टिक, प्रोसेस डेफिनेशन, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसी है, टेक्निकल टू बी बिल्ड, स्टाफ का कितना साइज है और एक्सपीरियंस कितना है। ये सारी चीज़ें असेस करते हुए ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क जो होता है, हाउ टॉप सॉफ्टवेयर एंड कस्टमर मैनेजर फॉर्मली कमिटेड टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट। अब आपको मैंने ये बताया कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हो आप। इस कोर्स के अंदर आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर पढ़ रहे हो, ठीक है। ये दो साइड होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में पढ़ा था कि आप उसके अंदर कंस्ट्रक्शन साइड के अंदर थे, यानी डेवलपमेंट की तरफ। जो आपने डेवलपमेंट की चीज़ें बीइंग अ इंडिविजुअल डेवलपर या डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें, सारी किस्म की डायग्राम्स कितने किस्म की होती वो आपने पढ़ी, ठीक है। यहाँ पर आप एज अ मैनेजर हो, तो आपने ओवरऑल प्रोजेक्ट का रिस्क देखना है कि प्रोजेक्ट में रिस्क किस तरह और कैसे अराइज होते हैं, असेस करना है। आप वो फाइनल डिसीजन आपके हाथ में है। रिस्क कंपोनेंट के एंड ड्राइवर्स, यानी ईच रिस्क हैज मैनी कंपोनेंट एंड फोर्सेस बिहाइंड। हर रिस्क के पीछे कोई ना कोई कंपोनेंट होते हैं। उस वो क्या है? परफॉर्मेंस रिस्क, कि परफॉर्म कैसा करेगा। कॉस्ट रिस्क, कहीं इसकी कॉस्ट बढ़ तो नहीं जाएगी बजट से ज़्यादा। फिर स्पॉट रिस्क, इजी टू करेक्ट होगा। यानी स्पॉट रिस्क में होता है कि मेंटेनेंस टाइम पे आता है कि ये ना हो कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। शेड्यूल रिस्क, शेड्यूल के अंदर हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। ये सारी चीज़ें, सारे टास्क जो हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजर के हैं, ठीक है। अब रिस्क का इम्पैक्ट, अब चार तरह के जो है वो रिस्क के इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। यूजिंग परफॉर्मेंस, स्पॉट, कॉस्ट एंड शेड्यूलिंग पे। कैटास्ट्रॉफिक वो होते हैं जिससे आप वो टाइप होती है कि बहुत ज़्यादा स्फेयर, अगर ये काम हो गया तो प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल फेल हो जाएगा। फिर क्रिटिकल होते हैं कि आप फेल हो सकता है लेकिन आप उसे बचा सकते हो, इसमें कॉस्ट आपकी जो है वो बढ़ सकती है, पॉसिबली ओवर रन हो सकती है। फिर मार्जिनल में ये होता है कि कॉस्ट ओवर रन नहीं होगी, आपका प्रोजेक्ट में एरर्स होंगे लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके आप उस प्रोजेक्ट को बचा सकते हो। निगलेक्टेबल वो होते हैं माइनर, जिनके बगैर भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो चल जाएगा।
जो क्लाइंट है वो ना तो उसको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, टाइम में भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो जिनको आप इग्नोर भी कर सकते हो। रिस्क प्रोजेक्शन इसके लिए इशूज होती है। रिस्क प्रोजेक्शन इज कंसर्न विद रिस्क एस्टिमेशन। रिस्क को एस्टिमेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। किस तरह? इट अटेम्प्ट टू रिस्क रेट रिस्क इन टू वेज, लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। इट अटेम्प्ट टू रेट रिस्क को दो वेज में करते हैं, लाइकलीहुड यानी हो सकता है, और कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके कोई नुकसानात क्या होंगे। ठीक है। चार प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज होती हैं। एस्टैब्लिश अ स्केल दैट रिफ्लेक्ट द प्रिजर्व लाइकलीहुड ऑफ रिस्क, यानी कितने हो सकता है, यानी ये जो रिस्क है, इसका कितना बिसाइड वैल्यू है कि होगा। डेलीगेट द कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। एस्टिमेट द इम्पैक्ट। नोट द ओवरऑल एक्यूरेसी, जो ओवरऑल एक्यूरेसी बताई जाए। अब ये है कि आपको नीचे एक टेबल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है, साइज एस्टिमेट में भी सिग्निफिकेंटली लो। कैटेगरी क्या है? पीएस। ये पीएस आपका परफॉर्मेंस, स्पोर्ट, कोस्ट एंड ये इस चीज़ को रेफर करता है। और उसका इम्पैक्ट भी यही है। इम्पैक्ट जो है वो कैटेस्ट्रॉफिक होगा, क्रिटिकल होगा, मार्जिनल होगा, निग्लेक्टेबल होगा। ये है पीएस, कोस्ट, और ये सारे यहाँ पर कैटेगरी ये है आपके पास। इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हम एक परसेंटेज में कर लेते हैं कि इतनी परसेंट ये चीज़ होगी, इतनी परसेंट ये ठीक होगी। तो ये 60% है, इसका इनफैक्ट है। RMM अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान होता है। आप इस टेबल को देख लें। इस टेबल में से कुछ चीज़ें जो हैं ये MCQs में आने वाली चीज़ें होती हैं। आपको MCQs में पूछी जाती हैं कि किसका कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, और उसका बाज़ औक़ात इम्पैक्ट पूछ लेते हैं उसका। ये 1 2 3 रेफर करता है, या कैटास्ट्रॉफिक है, क्रिटिकल है, मार्जिनल है, या निगलेक्टेबल है। असेसिंग रिस्क इम्पैक्ट। अब जो रिस्क आप उठा रहे हो, जो आप उसको नॉन ट्रिवियल प्रोसेस उसका, हम देखेंगे कि जो हम रिस्क उठा रहे हैं उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। एंड एक्सपोजर रिस्क का कैलकुलेट कैसे होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। ठीक है। जितनी रिस्क है, प्रोबेबिलिटी का 80% है, सो दैट 0.8 हो जाएगा। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से। जितनी आपकी कॉस्ट है, तो आपकी ये जो रिस्क एक्सपोजर जो है वो आपके पास आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो हम असेस कर लेंगे बेसिकली, कि इतना जो है आपका ये रिस्क का इम्पैक्ट पड़ेगा इतना कॉस्ट के ऊपर। ठीक है। वी कैन नाउ टेक द फॉलोइंग मेजर टू मिटिगेट एंड मॉनिटर द रिस्क। फिर हम उसको मिटिगेट करेंगे, कि मेजर करेंगे कि जो हमने रिस्क उठाया है वो कैसा होगा। उसके जो उससे ये तो नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाएगा आपके जो वो है प्रोजेक्ट को, या आपका जो क्लाइंट है। दिस लीड टू द मैनेजमेंट कॉन्टेजेंसी प्लान की तरफ आपको लेके जाता है, कि आप उसमें हम रिस्क RMM करते हैं। RMM प्लान अक्रॉस द प्रोजेक्ट टीम इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजी फॉर डीलिंग विद रिस्क। अब हम कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लान बनाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का ये सारा काम है कि जब वो एक बार कर लेता है कैलकुलेट, तो फिर वो मिटिगेशन करता है उसकी मॉनिटरिंग करता है, और मैनेजमेंट उस प्ले जो रिस्क उसने उठा लिया है कि इतने परसेंट रिस्क है भाई, इसमें इतनी कॉस्ट लगेगी, तो उसको अवॉइड कैसे करना है, उसको मॉनिटर कैसे करना है, उसका कॉन्टीजेंसी प्लान कैसे बनाना है, कि हमने इसको मैनेज करके प्रोजेक्ट को कैसे लेके जाना है। ठीक है। उसकी एक जो ये रिस्क हाई टर्नओवर लाइकलीहुड, ये एक फार्मूला भी है, और ये MCQs में पूछे जाने वाली चीज़ है। अच्छा, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी फॉर रिड्यूसिंग। इन ऑर्डर टू डू सो, ये आपको फॉलोइंग स्टेप बताया। मीट विद द करंट स्टाफ टू डिटरमाइन द काज ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का काज फाइंड करो, के आखिर लो पे या कंपनसेशन, जॉब मार्केट, या पुअर वर्किंग कंडीशन क्यों है। मिटिगेशन दोज कॉज दैट आर अंडर आर कंट्रोल बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट। उनको अंडर कंट्रोल करो अपनी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, कि कोई मिटिगेशंस तो नहीं अराइज होंगी। वंस द प्रोजेक्ट कॉम्प्रेस, assume turnover will occur and develop a technique to ensure the continuity when the people leave।
अगर आपका कोई डेवलपर छोड़ जाता है डेवलपमेंट करते करते, तो क्या प्रोजेक्ट के ऊपर उस वक्त भी कोई रिस्क अराइज होगा? ठीक है। ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट टीम सो दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ई डेवलपमेंट एक्टिविटी इज वाइडली डिस्पर्ड, यानी आप ऐसी टीम बनाओ और ऐसी इंफॉर्मेशन उनके अंदर स्प्रेड करो कि हर बंदे को पता हो कि प्रोजेक्ट पे क्या काम हो रहा है। Define the document and standards and establish a mechanism to be sure that the document are developed in timely manner। सारी चीज़ें जो है वो ये मेक श्योर करो कि सारे स्टैंडर्ड्स और सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड हों और वो टाइमली मैनर पे काम कर रहे हैं और वो अपडेट हो रही है डॉक्यूमेंट। कंडक्ट पीयर रिव्यू ऑफ सारे रिव्यूओं का, सारे काम का एक रिव्यू करो। आपने बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर ये काम करने हैं। असाइन अ बैकअप स्टाफ मेंबर फॉर एवरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के पीछे एक बैकअप स्टाफ ज़रूर होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल एक बंदा छुट्टी कर जाता है और वो बड़ा ही टेक्निकल क्रूशल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था और टेक्निकल बंदा था, तो उसका बैकअप ज़रूर होना चाहिए पीछे। ये सारी चीज़ें जो है ये हाई टर्न ओवर आपने जो ऊपर पढ़ा है लाइकलीहुड, ये अभी हम नीचे टेबल के अंदर यूज़ करते हैं। किसमें? रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी प्लान के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट कैन assume that the mitigation effort have failed and risk has become reality। यानी अगर वो आपका फेल हो गया प्लान, आपने ऊपर जो बनाया था स्ट्रेटेजी बनाई थी वो फेल होगी, रिस्क हैज बिकम रियलिटी, सम पीपल नाउ दैट दे विल बी लीविंग। कुछ लोग कह रहे हैं हम जा रहे हैं, हमने काम ही नहीं करना। इफ द मिटिगेशन स्ट्रेटेजी हैज बीन फॉलोड, बैकअप इज अवेलेबल, इंफॉर्मेशन हैज बीन डॉक्यूमेंटेड एंड नॉलेज हैज बीन डिस्ट्रॉयड, टेम्परेरी रीफोकस एंड रीएडजस्ट द रिसोर्सेज। अच्छा, अब वो छोड़ गया कि ना आपके पास बैकअप अवेलेबल है, आपके पास इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, आपका इंफॉर्मेशन डिस्पेयर हुई है, तो आपको काम जो है वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। लेकिन ये एक पेट्रो प्रिंसिपल है, 80-20 रूल। अगर 20% ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क हो तो 80% होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो हमें ये भी नहीं करना कि 20% भी रिस्क नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, पेट्रो प्रिंसिपल के मुताबिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिस्क से निकल के। प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग, के प्रोजेक्ट को शेड्यूल कैसे करता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर कि उसने कि कैसे काम करना है, और फिर उसकी मॉनिटरिंग कैसे कर रहा होता है कि हाँ जी कौन कौन काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें। मैं आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज एक्टिविटी दैट डिस्ट्रीब्यूट एस्टिमेट एफर्ट्स अक्रॉस द प्लान प्रोजेक्ट ड्यूरिंग बाय एलोकेटिंग द एफर्ट टू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क। यानी एक टास्क एक प्रोजेक्ट मैनेजर को एक सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा दे दिया या सॉफ्टवेयर दे दिया गया है। अब उसका काम ये है कि उसने उसको शेड्यूल करना है। उसने उसको बताना है कि कितने डेवलपर उस पर लगेंगे, कितनी ड्यूरेशन लगेगी, कितने दिनों का काम है। अच्छा, उसमें क्या आता है? रियलिस्टिक शेड्यूल में चार प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। Compartmentalization: the project must be compartmentalized into a number of manageable activity and tasks। यानी उसको डिवाइड किया जाए छोटे छोटे टास्क में जो कि मैनेज हो सकती हैं एक्टिविटी। टू accomplish the compartmentalization both the product and process are decomposed। दोनों चीज़ें, आपका जो प्रोसेस है बनाने का और जो प्रोडक्ट है, उन दोनों को डिकम्पोज किया जाता है, खोला जाता है, तोड़ा जाता है। इंटरडिपेंडेंस: द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच एक्टिविटी और टास्क मस्ट बी डिटरमाइन। यानी इंटरडिपेंडेंसी, सॉरी, यानी आपस में जितनी भी एक्टिविटी हैं उनका ताल्लुक जो है वो जो है वो बताया जाना चाहिए कि आपस में क्या कनेक्शन है। सम टास्क मस्ट बी अकर इन सीक्वेंस व्हाइल अदर कैन बी इन पैरेलल, सम एक्टिविटीज कैन नॉट कमेंस until द वर्क प्रोडक्ट। अब वो ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी वो सीक्वेंस में चलेंगी, एक चलेगी एक्टिविटी ख़त्म होगी तो उससे अगली चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जब तक ख़त्म ना हो अगली ना चले। कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगी जो साइमल्टेनियसली या पैरेलल एक साथ जो है वो हो सकती हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही बताता है। टाइम एलोकेशन: कितना टाइम चाहिए काम करने के लिए। एफर्ट वैलिडेशन: कैसे स्टाफ को वैलिडेट करेगा कि कौन सा स्टाफ कितना बेहतर काम करता है। ठीक है। एवरी प्रोजेक्ट हैज डिफाइंड नंबर ऑफ स्टाफ। हर प्रोजेक्ट में डिफाइंड नंबर ऑफ स्टाफ होते हैं। डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी: हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड हो, कौन टीम लीड है, कौन मैनेजर है, कौन किस तरह सीनियर है, जूनियर है, सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने जिस प्रोजेक्ट पे जिस टास्क पे काम करना है।
आउटकम भी डिफाइन हो कि जब हम ये काम कर लेंगे तो इस वक्त हमारा ये प्रोडक्ट इतने फेज में बन चुका होगा। माइलस्टोन बना लो कि हाँ आपने प्रोजेक्ट को इतने दिनों में इतने ग्रुप्स में ये डिवाइड है, तो ये हर ग्रुप का ये काम होगा और वो उसके बाद इतनी देर में फिनिश करेगा, तो ये इन दी एंड हमारा माइलस्टोन है, इतने महीने का या 3 महीने में हो जाएगा, या जो भी आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर करना है। अब आपने शेड्यूलिंग, आपने नेक्स्ट पास जो है वो पीएम ने जो करना है, अब प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है और फिर उसको मॉनिटर करना है। आइडेंटिफाई द डेफिनेशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट टास्क, आइडेंटिफाई करना है। एक नेटवर्क बनाना है जो कि इंटरडिपेंडेंसी बताए कि बाकी सारों में क्या, मॉड्यूल में आपस में क्या ताल्लुक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क दैट क्रिटिकल क्रिटिकल विद इन अ नेटवर्क, ऐसे टास्क जो क्रिटिकल हैं जिनका करना ज़रूरी है और मेजर टास्क हैं। ट्रैकिंग द प्रोग्रेस टू इंश्योर द डिले इन रिकॉग्नाइज वन डे एट अ टाइम, यानी आपने ये चीज़ भी देखनी है कि जो डेली का काम डेली हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिले तो नहीं आ रहा। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करने लगे हैं। वही चीज़ आपको दोबारा उसने बताया कि ये जो टास्क हैं ये सारे उसके अंदर आते हैं। मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एफर्ट, ये भी एक कुछ फार्मूलाज हैं, उसके बाद आपको वो मैं शेड्यूलिंग की डायग्राम दिखाता हूँ अगले, इससे अगले लेक्चर में है। ये एक फार्मूला आप याद कर लें, द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पीपल एंड टाइम टू डेवलप एप्लीकेशन इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं होता। इट इज नॉट as simple as 120 man day project can be developed by one person working for 120 days or 120 people working for one day. The communication and coordinate over play a very significant role. वो ये बात कहना चाहता है कि वह ऐसे नहीं होता कि 120 दिन का मैन डेज का काम है तो वो 120 बंदे 120 दिन तक काम करेंगे तो होगा, या एक बंदा 120 दिन तक काम करेगा। ये बीइंग आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि या आपने असेस करना है प्रोजेक्ट को देख के, कि बताना है कंपनी को भाई कितने दिन लगेंगे, कितने लोगों का काम है ये 120 मैंडेज, ये आपका मसला है कि एक दिन में आप 120 बंदे लगाते हो, उसको काम कर देते हो, या 120 दिन तक एक बंदा लगाते हो, या 120 दिन तक 120 बंदे लगाते हो, ये आपकी अपने ही एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर है। एक फार्मूला होता है कि ये चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एन पीपल इज गिवन बाय फार्मूला सी इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन ओवर। इसके बाजू का ना क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको पेपर में, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपको क्वेश्चन पूछे होते हैं, उनमें आपने जो फार्मूला इसलिए याद कीजिएगा इनको। W इज इक्वल टू वन माइनस के की पावर C। इफ द कम्युनिकेशन ओवरहेड पर चैनल, ओवरहेड पर चैनल इज K, देन द वर्क इज, वर्क का फार्मूला है ये। दिस फिनोमिना इज डिपेक्टेड के वर्क यूनिट कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल। अगर वर्क अकम्प्लिश विद ओनली 5% कम्युनिकेशन ओवरहेड पर चैनल, 5% जो है वो कम्युनिकेशन ओवरहेड है हर चैनल में, तो वो कितना जो है वो वर्क अकम्प्लिश होगा। ठीक है, उसका फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं इन चीज़ों से निकल के कि टास्क सेट डेफिनेशन, अ प्रोसेस मॉडल डिफाइंड अ टास्क सेट विच compromise of software engineering work task milestone and deliverable. This enable a software team to define develop and support the software. अब ये टास्क सेट क्या है, वो कहता है कि वर्क वर्क टास्क जितने काम होने उनका माइलस्टोन और डिलीवरेबल, इससे हेल्प करता है सॉफ्टवेयर टीम को डिफाइन करना, डेवलप करना और सपोर्ट करना सॉफ्टवेयर को। अच्छा, द प्रोजेक्ट कुड फेल इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब सॉरी, प्रोजेक्ट को फॉल जो है वो फॉलोइंग कैटेगरी में फॉल होता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बन रहा है। न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नई एप्लीकेशन को डेवलप हो रहा है। एप्लीकेशन की इन्हांसमेंट, एप्लीकेशन को इन्हांस कर रहे हैं। एप्लीकेशन की मेंटेनेंस फेज चल रही है। री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, यानी उसको दोबारा से बनाया जा रहा है उस प्रोजेक्ट को। अच्छा, डिग्री ऑफ एगर, यानी ये होता है, इसका मतलब ये है कि अब कि इसमें कैजुअल स्टिक, स्ट्रक्चर स्टिक और क्विक रिएक्शन होते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट प्रोजेक्ट के डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं जब वो एक प्रोजेक्ट इन फेज में होता है। इन चारों फेज में से किसी में भी हो सकता है इस कैटेगरी में से, तो वो रिएक्शन होते हैं कैजुअल। आर द प्रोसेस वन एक्टिविटी आर अप्लाइड बट ओनली मिनिमम टास्क सेट इज रिक्वायर्ड, सिर्फ थोड़ा सा कोई टास्क रिक्वायर्ड होता है तो वो फ्रेमवर्क एक्टिविटी जो है वो सारी चल रही होती है। स्ट्रक्चर्ड, इन द केस
कंप्लीट प्रोसेस फ्रेमवर्क इज अप्लाइड, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क एक्टिविटी रिलेटेड टू आस एंड अम्ब्रेला एक्टिविटीज आर आल्सो अप्लाइड, हर तरह की एक्टिविटी वो डॉक्यूमेंट हुई होती है। हिस्ट्री, full process is implemented and all the umbrella activity are applied, the work product generated in the case are reporters, यानी full जो है वो हर तरह की अम्ब्रेला एक्टिविटीज होती हैं हाई क्वालिटी इंश्योर करने के लिए। उसमें कुछ होती हैं स्ट्रक्चर में स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि हर तरह की अम्ब्रेला एक्टिविटीज यानी क्वालिटी भी उसकी मेक श्योर कर ली जाती है कि प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है। क्विक करेक्शन, द अप्रोच इज टेकन इन द केस ऑफ emergency, in this case only tasks essential for maintaining good activities are applied it, after the task has been accomplished document are updated by the backfilling। अब ये इमरजेंसी का केस में हम क्विक रिएक्शन करते हैं कि कुछ सम टाइम होता है कि असेंशियल टास्क को क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है, कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ती हैं, तो उनको बाद में उनको डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है ताकि वो आने वाले को पता लगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिसाइड अबाउट डिग्री ऑफ, कैसे हम डिसाइड करेंगे। साइज ऑफ प्रोजेक्ट को देखेंगे, नंबर ऑफ पोटेंशियल यूजर, मिशन क्रिटिकल, एप्लीकेशन लॉन्गिटिविटी, स्टेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, एज ऑफ कस्टमर, डेवलप कम्युनिकेशन। फिर ये बात दोबारा वही लिखी हुई है। बेसिकली ये आपके पॉइंट हैं कि आपने डिसीजन को मेड करने से पहले फॉलोइंग पैरामीटर जो हैं वो हम ये बताएंगे, ये होंगे। अब ये सारे पैरामीटर हम कैलकुलेट करते हैं टास्क सेट सेलेक्टर TSS विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिगर इट, डिग्री ऑफ रिगर। अब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि पैरामीटर कौन से हैं हमें कैलकुलेट करने के लिए टास्क सेट सेलेक्टर, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। अच्छा, अभी हम ऊपर पहले में हमने पढ़ा था कि जो अ, हम पढ़ के आए थे पिछले कोर्स के अंदर, पिछले सब्जेक्ट जो था TSS हमने पढ़ा, और उसकी वैल्यू द TSS इज कंप्यूटेड एज एन एवरेज ऑफ एंटिटी इन द प्रोडक्ट कॉलम। तो हमने वो वैल्यू पीछे पढ़ी थी हाई कॉस्ट, और ये वेट का फार्मूला पढ़ा था। फिर एंट्री पॉइंट मल्टीप्लायर जो है ये हम उसके हिसाब से ये सारे हमने पॉइंट भी ऊपर पढ़े हैं कि री इंजीनियरिंग में है, मेंटेनेंस में है, इन्हांसमेंट में है, न्यू डेवलपमेंट हो रही है। ये सारे उसके पॉइंट हो रहे हैं कि एज ऑफ कम्युनिकेशन कितना है, उसके हिसाब से उसको पॉइंट दे के उन्होंने कहा है कि अगर तो वो 1.2 से कम है तो वो कैजुअल है, अगर 1 से 3 तक है तो वो स्ट्रक्चर्ड होगा, अगर 2.4 से ज़्यादा है तो वो स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये इसी तरह एक उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है नीचे कि उसको ग्रेड भी साइन किया, वेट भी साइन किया, साइज ऑफ प्रोडक्ट, और ये सारी जो है ये उसके री इंजीनियरिंग फैक्टर और सारी चीज़ें अप्लाई करके। अब ये एक प्रोजेक्ट है जिसका TSS बना टोटल जो है वो 2.6 बना। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर्ड भी है और ये स्टिक भी है। ठीक है, यानी ये दोनों के अंदर फॉल करता है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर बीइंग आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपने ये डिसाइड करना है कि हमने इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है कि हमने स्ट्रिक्ट में रखना है। ये अब आपके ऊपर होती है सारी चीज़ें। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन दी एंड जब ये चीज़ें वो क्योंकि वो स्ट्रक्चर में भी आ रहा है स्ट्रिक्ट में भी आ रहा है तो ये आप डिसाइड करोगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्राफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जो मैं बात पीछे कह रहा था कि शेड्यूलिंग के लिए हमें टास्क नेटवर्क चाहिए होता है, कि कॉन्सेप्ट स्कोपिंग है, फिर कॉन्सेप्ट प्लानिंग है, टेक्निकल रिस्क है। 1.1 1.3 में 1.3 में 3 टास्क है, 1.1 में भी एक था, 1.2 में भी, 1.4 1.5 में देखें कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन है, कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन है, पर कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये नेटवर्क डायग्राम जो है जिससे हम बेसिकली इसी को हम आगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। इससे पहले ये हम पढ़ लें कॉन्सेप्ट स्कोपिंग। मेजर टास्क इंक्लूडेड, टास्क नेटवर्क के अंदर कॉन्सेप्ट स्कोपिंग, प्रिमिनरली कॉन्सेप्ट प्लानिंग, टेक्निकल रिस्क असेसमेंट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन, कस्टमर रिएक्शन टू कॉन्सेप्ट। अब एक टास्क नेटवर्क जो है वो कैसे होता है और ये शेड्यूलिंग से इसका क्या ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं एक टास्क नेटवर्क के अंदर, इसका क्या ताल्लुक है शेड्यूलिंग के साथ। अब शेड्यूलिंग जो है उसमें दो तरह के एल्गोरिदम अप्लाई होते हैं।
एक होता है प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और एक क्रिटिकल पाथ मेथड। ये होता है कि इसमें आप PERT मेथड के अंदर पूरा प्रोग्राम, जितना भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको, जितने भी टास्क हैं उनको कितना टाइम टोटल लगता है, वो फाइंड किया जाता है। ठीक है। वो किसी भी टेक्निक से आप एवेल्युएशन और रिव्यू टेक्निक के ऊपर आप करते हो। ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर डिफरेंट पाथ बना लिए जाते हैं कि एक जगह से, नेटवर्क से स्टार्टिंग से एंड तक कितना टोटल टाइम लगेगा। ठीक है। उसके डिफरेंट पाथ बनाते हो कि 3 या 4 अगर पाथ हों तो उनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा लंबा होगा और कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो कैलकुलेट किया जाता है। इसके आगे भी फर्दर जो है वो एल्गोरिदम्स हैं। ये बात यहाँ पे लिखी है, मैंने आपको शॉर्ट वर्डिंग में समझा दी है। अब उसके बाद टाइम चार्ट होता है। टाइमलाइन चार्ट बेसिकली बनाया जाता है कि ये एक टास्क है, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड बेनिफिट 3 दिन में होगा, आइडेंटिफाई डिजायर आउटपुट कंट्रोल इनपुट ये 7 दिन में होगा, ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड बिहेवियर 6 दिन में होगा। इसी तरह उसने उसको एक नेटवर्क डायग्राम बना दिया। अब नेटवर्क डायग्राम से हम गैंट चार्ट, या इसको हम गैंट चार्ट ही बोलते हैं ज़्यादातर, या प्रोजेक्ट शेड्यूल चार्ट भी बोला जाता है, कि ये देखें वो सारी एक्टिविटी आपने, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने ये गैंट चार्ट बनाना होता है। तो इसको गौर ज़रा कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट स्कोपिंग एक आपका मेन जो है वो टास्क है। ठीक है। तो उसके अंदर वीक 1 में, वीक 2 में, वीक उसको 5 वीक लगेंगे। ठीक है। पहले वीक में हमने आइडेंटिफाई करना नीड एंड बेनिफिट। वीक के एंड में, दूसरे वीक, पहले वीक के एंड में हमने शुरू कर देना है डिफाइन डिजायर आउटकम एंड इनपुट, और वो वीक 2 के एंड पे ख़त्म होगा। और फिर वीक 2 के एंड पे वीक 3 में काम का शुरू हो जाएगा। फिर वीक 3 में क्या क्या प्रोसेस होंगे, फिर वीक 4 में, 5 में, और इन दी एंड हमारा जो है वो क्रिएट स्कोप डेफिनेशन जो है वो हम क्रिएट कर लेंगे। बेसिकली हम प्रोजेक्ट का स्कोप बनाना चाह रहे हैं। अब इस शेड्यूल को ट्रैक करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्या टेक्निक यूज़ होती हैं। प्रिडिक्ट प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग जो है, प्रोजेक्ट की स्टेटस मीटिंग को प्रिडिक्ट करो, पीरियोडिक, सॉरी, प्रिडिक्ट नहीं, उसको प्रियोडिक करो कि कब, पीरियोडिक करो कि कब होगी। एवेलुएट द रिजल्ट ऑफ ऑल रिव्यूज, सारे रिव्यूज का रिजल्ट जो है वो एवेलुएट करो। डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट माइलस्टोन हैव बीन अकम्प्लिश बाय द शेड्यूल डेट, जो है अकम्प्लिश हुआ है कि नहीं। कंपेरिजिंग द एक्चुअल स्टार्ट डेट टू द प्लान स्टार्ट डेट, आपने कंपेरिजन करना है कि जहाँ पर प्रोजेक्ट को एक्चुअली स्टार्ट होना था और वो प्लान स्टार्ट डेट पे स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। इनफॉर्मल मीटिंग करो प्रैक्टिशनरी के साथ, जो काम कर रहे हैं उनके साथ इनफॉर्मल मीटिंग भी करो यूजिंग अर्नड वैल्यू एनालिसिस। ये एक अर्नड वैल्यू एनालिसिस यूज़ होता है, एक टूल, एक टेक्निक यूज़ होती है। फिर एरर ट्रैकिंग, कि एरर ट्रैक करो कि एरर कितने हैं। अर्नड वैल्यू एनालिसिस हम आप पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके मुख्तलिफ इसके फार्मूलाज हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। अर्न वैल्यू एनालिसिस अ क्वालिटेटिव टेक्निक फॉर असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को असेस करते हैं कि हाँ जी भाई, चल जितने पे जो हमने बनाया था, हमने शेड्यूल नेटवर्क डायग्राम बनाई, उसका गैंट चार्ट बनाया, उस पर काम चल भी रहा है कि नहीं उसके मुताबिक। द अर्न वैल्यू एनालिसिस सिस्टम प्रोवाइड अ कॉमन वैल्यू स्केल फॉर एवरी प्रोजेक्ट टास्क। कॉमन वैल्यू स्केल होता है हर सॉफ्टवेयर टास्क के लिए, रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ वर्क बीइंग परफॉर्म। जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है उससे ये किस तरह का काम हो रहा है उससे ये नहीं होता। लेकिन आपने एक, वो हर टास्क के लिए, हर सॉफ्टवेयर के लिए एक ही तरह वो बना लिया जाता है। द टोटल आर टू डू द वर्क होल आर एस्टिमेटेड एंड एवरी टास्क इज गिवन आर एन अर्नड वैल्यू बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड परसेंटेज टोटल। ईवीए बेसिकली इसका ये फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, BCWI इज इक्वल टू एफर्ट per day for task I. BCWI is then progress so far. Add all the BCWSI so far का जो है वो सारे, यानी जितना है उसका, ये इसका सिंबल का मतलब होता है सिग्मा या समेशन, यानी सारों को करो तो वो बजट एट कंप्लीशन, BAC बनता है। ठीक है। और शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, BCWP को हम BCWS पे डिवाइड करते हैं। और शेड्यूल वेरिएंस जो है वो BC
WP/BCWS में से माइनस करते हैं तो फिर शेड्यूल वेरिएंस आता है, इसका क्वेश्चन भी आता है। ये सारे इसी तरह सिमिलरली ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इनको याद कर लें। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी, आपके एमसीक्यूज में भी, आपके इधर इधर से आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये वो है कि आप का प्रोजेक्ट का पता चले, आपने पूरा ट्रैक करने के लिए ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर ने सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं कि वो ये भी एक बात नोट कर लें, देयर फोर बाई यूजिंग SPI इन CPI हम एस्टिमेट करते हैं कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस, इफ़ वी हैव दीज वैल्यू क्लोज टू, अगर 1 के करीब हो, इट मीन दैट वी हैव अ गुड एस्टिमेट एंड प्रोजेक्ट इज अंडर कंट्रोल। अगर 1 के करीब हो तो फिर हमें यही होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी बात पूछी जाती है कि अगर वैल्यू SPI और यू CPI को यूज़ करते हैं, वैल्यू क्लोज टू 1 हो तो क्या होता है, प्रोजेक्ट इसका मतलब है अंडर कंट्रोल है, टाइम के ऊपर जो आपने शेड्यूल बनाया उसके ऊपर चल रहा है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है एरर ट्रैकिंग। एरर ट्रैकिंग का फार्मूला है डिफेक्ट रिमूवल डेफिशिएंसी का फार्मूला है DRE। ई का मतलब है एरर फाउंड बिफोर शिपमेंट। डी का मतलब है एरर फाउंड ड्यूरिंग ऑपरेशन के दरमियान में, यानी शिपमेंट कर दी गई है तो उनको ऐड करके उनको डिवाइड करें तो हम एरर ट्रैकिंग जो है बेसिकली वो ये होती है कि प्रोजेक्ट के अंदर एरर कितनी है, मिस्टेक कितने हैं, बग्स कितने हैं, प्रॉब्लम कितनी है राइज कर रहा है, कि वो क्लाइंट के जो जो उसको चाहिए उसके मुताबिक है या नहीं है। तो एरर पर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पेज, एरर पर कंपोनेंट डिज़ाइन लेवल, एरर पर कंपोनेंट कोड लेवल पे भी हो सकता है। DRE रिक्वायरमेंट एनालिसिस, DRE आर्किटेक्चर डिज़ाइन कोडिंग। DRE जो है वो हमें डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, इसका मतलब है DRE का। तो ये कोडिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन हर जगह हो सकता है। वी नाउ रिकॉर्ड द नंबर ऑफ एरर फाउंड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टेप एंड कैलकुलेट द करंट वैल्यू फॉर, हम सारों का रिकॉर्ड करेंगे डिज़ाइन रिक्वायरमेंट कोड को, और फिर इन दी एंड फाइंड करते हैं हर स्ट्रक्चर में हर जगह पर एरर होंगे। उसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि अगर फॉर करंट प्रोजेक्ट 2.1 है, ऑर्गेनाइज एवरेज 3.6 है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। टीम हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब, द टीम हैज बीन लैग्स इन द रिव्यू अप्रोच, रिव्यू अप्रोच उनकी अच्छी नहीं थी। इफ द सेकंड सिनेरियो अपेयर लाइकली, बिल्ड एडिशनल डिजाइन टाइम। आपने बनाना है, यानी ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। अगर ऐसे हो जाता है कि अगर वो रिव्यू अप्रोच अच्छी नहीं थी तो फिर हम एडिशनल डिजाइन टाइम करेंगे ताकि उसको हम रिव्यू कर सकें हर चीज़ को। दिस कैन आल्सो बी यूज अ टारगेट रिव्यू रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग, एक फॉलोइंग मैनर। 120 कंपोनेंट है, एग्जिबिट ड्राइंग जो है वो ग्रेटर देन 1.2 एवरेज है, एडजस्ट द कोड रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से। अब ये सारी बातें जो मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं आपको एक समझाता हूँ कि जब एरर अराइज होता है ना प्रोजेक्ट के अंदर, कोई मसला आता है, कोई डिफेक्ट फाइंड होता है, तो ये आप बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि उसका एक अल्टरनेट पाथ फाइंड करे। अगर तो वो एरर पकड़ा गया है शिपमेंट में जाने से पहले, क्लाइंट को जाने से पहले, तो फिर तो ये वेल एंड गुड चीज़ है, वो पकड़ी गई है और आपको आप उसको जो है वो रिपोर्ट करोगे और डेवलपमेंट टीम उसको ठीक कर देगी, जिस भी डिपार्टमेंट का काम था। अगर वो शिपमेंट हो गई, ऑपरेशन टाइम पे पकड़ा गया, दैट विल कॉस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी कॉस्ट करेगा, आपको सारी को कॉस्ट करेगा, क्योंकि आपने जो है वो मसला क्रिएट कर दिया। तो एडिशनल टाइम पहले ही काम कर लो और उस पर वर्किंग कर लो ताकि आपका प्रोजेक्ट जब डिप्लॉय हो तो वो क्लाइंट के पास जाके ऐसे मसले ना आए। टाइम बॉक्सिंग, टाइम बॉक्सिंग यूज टू स्वेयर डेडलाइन प्रेशर, इट इज एन इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी वेयर द टास्क associated with increment are time boxed। टाइम बॉक्स स्ट्रेटजी है कि शेड्यूल फॉर ईच टास्क जस्ट पर वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम डिलीवरी डेट। हम हम टास्क हम लोग सोचते हैं कि हम शेड्यूल फॉर ईच टास्क की जस्ट पर वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम डिलीवरी डेट से पीछे को आते हैं कि इतने दिन रह गए हैं। बॉक्स इज पुट अराउंड द ईच टास्क, हर टास्क के अराउंड एक बॉक्स बना दिया जाता है। वन टास्क इज द बाउंड्री ऑफ वर्क वर्क स्टॉप एंड नेक्स्ट टास्क बिगेन। यानी टाइम बॉक्सिंग में ये होता है कि एक टास्क है उसके इर्द गिर्द बॉक्स बना दिया है कि ये 10 दिन में होना था, ठीक है।
अगर 10वां दिन आ गया है तो उस टास्क को ख़त्म करके अगले को शुरू कर देंगे। द प्रिंसिपल बिहाइंड टाइम बॉक्सिंग इज 90-10 rule, similar to Pareto principle. Rather than becoming stuck on 10% of tasks, the product proceed toward the delivery date in the 90% of the cases. अब पेट्रो प्रिंसिपल में वो था कि 20% फेलियर का रूल था, और 20% जो है वो रिस्क का रूल था, और 80% फेलियर हो जाता था। इधर 10% का रूल है, हम इधर, लेकिन हम इधर स्टक नहीं होंगे। अब मस ये कहना, ये बात ये चाहता है कि अगर 10% ऑफ टास्क जो है वो रह जाता है इन दी एंड उस बॉक्स टाइम बॉक्स के अंदर, हम उसको नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ के अगले पे चले जाएंगे, ताकि जो हमारा जो टाइम है प्रोजेक्ट का जो है वो इन दी एंड, अगर हम बाकी टास्क जल्दी कर लेते हैं, बाकी जितने भी टास्क हैं अगर वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हम वापस आके उसको करना शुरू करेंगे, ताकि वो हमारा जितना रिस्क है टाइम पे ना ख़त्म होने का वो उतना कम हो सके। अच्छा, उसके बाद आपने जो अगला है, बेसिकली हम अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं, कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करना, कि एक प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले उसकी क्वालिटी को चेक किया जाए कि कि वो कैसा प्रोडक्ट बना है, उसकी ये आया ये क्वालिटी है भी जो उस पर लिखा है जाए, कि एक सर्फ है, सर्फ की एग्जांपल देता हूँ, कि वो उसकी क्वालिटी उसको मार्केट में आने से पहले चेक कर ली जानी चाहिए, कि ये कपड़े धो के साफ भी करता है या नहीं। उसको कपड़े धो के चेक करेंगे ना मशीन में, क्वालिटी को श्योर किया जाएगा कि ये जब कितना पाउडर इस्तेमाल होगा तो ये कपड़ों को साफ करेगा, ये वॉशिंग मशीन में करेगा, वॉशिंग मशीन के बगैर करेगा, दोनों तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए उसकी। तो ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस एक पूरा जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, कि क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है, एरर को कैसे चेक करना है, क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, इज डिफाइंड एज अ conformance to explicitly stated functional non-functional requirement, explicitly documented development standard and implicit characteristic that are। अब ये वही बात होगी कि ये उन्होंने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की इतनी मुश्किल डेफिनेशन लिख दी है कि वो ज़्यादा स्टूडेंट इसको पढ़ के कहेंगे कि यार ये क्या है, इंग्लिश ही समझ नहीं आएगी, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंटेड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्लिसिटली कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सादी सी बात ये है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी यही है कि आपने क्वालिटी चेक करनी है, कि वो क्लाइंट और जो जो आपके मार्केट के स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा, क्वालिटी को श्योर करने के लिए गोल ऑफ क्वालिटी assurance इज टू प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद द नेसेसरी डाटा टू बी इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। इट कंसिस्ट ऑफ ऑडिटिंग रिपोर्टिंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर आता है कि आपने ऑडिट करना है, एंड रिपोर्टिंग करना है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये भी काम आपके बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर ही है। आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का भी प्रोजेक्ट मैनेजर अलग होता है, आपके डेवलपमेंट और वो उसका एक पूरा ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, और आपका मैनेजर जो है ये है क्वालिटी इंश्योरेंस का भी अपना मैनेजर होगा। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के a very significant question is, does the quality insurance add any value that is worth spending a lot of money in quality insurance practices? अभी क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि इससे कोई कॉस्ट बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, जो वो है जो बना रहा है उसको तो कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन उससे आपका सॉफ्टवेयर बेहतर हो जाएगा। एक पूरी टीम होगी जो जिनका काम ये होगा कि वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करें, मेक श्योर करें कि जो मार्केट में प्रोडक्ट जाए वो अच्छी चीज़ जाए, वो ख़राब चीज़ मार्केट में ना जाए। तो इसके अंदर प्रिवेंट प्रॉब्लम को टू इनकर द कॉस्ट, क्वालिटी प्लानिंग, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, टेस्ट इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं कि ताकि आपकी कॉस्ट बचाई जा सके। क्वालिटी प्लानिंग होगी, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ होंगे, टेस्ट इक्विपमेंट होगा, और ट्रेनिंग होगी। इससे कॉस्ट बढ़ेगी भी, लेकिन अगर आप प्लानिंग कर लेंगे तो कॉस्ट कम भी हो सकती है। ये देखें, एग्जाम्पल का सारा उसने जो ऊपर एग्जाम्पल दी है उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसमें उसने यही कहा है कि कॉस्ट सेविंग है ये, कॉस्ट बढ़ाती नहीं है। ठीक है,
एसक्यूएल में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हु डू द टेक्निकल वर्क, एसक्यूएल ग्रुप वर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी प्लानिंग, यानी क्वालिटी प्लानिंग नहीं, क्वालिटी इंश्योरेंस की प्लानिंग करना। फिर ओवरसाइट, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड सारा रखना, एनालिसिस करना और रिपोर्टिंग करना सारी चीज़ों की। के इनके अंदर क्या ग्रुप, इस सारा जो ग्रुप होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस ग्रुप की एक्टिविटी क्या है? द प्लान इज डेवलप फॉर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इज रिव्यू बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने यहाँ तो वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना होता है, यहाँ वो बनवा रहे होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। यहाँ जो आपसे परचेज कर रहा है, आपसे प्रोडक्ट जो है वो होता है, यानी जिसने उसे यूज करना है, एंड यूजर। एंड यूजर भी कहते हैं उसको, कि जिसने आपको टेस्ट करके बताएगा कि भाई ये प्रोजेक्ट ठीक है या नहीं है। तो वो रिव्यू करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिव्यू बाय स्टेक होल्डर्स के जो है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी को स्टेक होल्डर्स रिव्यू करते हैं। वैल्यूएशन टू बी परफॉर्म्ड, कौन सी वैल्यूएशन जो है वो परफॉर्म होगी? ऑडिट एंड रिव्यू टू बी परफॉर्म, ऑडिट एंड रिव्यू परफॉर्म होगा। स्टैंडर्ड दैट आर एप्लीकेबल टू द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के जो स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोसीजर फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, एरर रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग का क्या प्रोसीजर होगा? डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस बाय एसक्यू ग्रुप, एसक्यू ग्रुप जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगी। अमाउंट ऑफ फीडबैक प्रोड्यूस टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम को आपने जिसने उसने डेवलप करना है उसको फीडबैक भी जो है वो प्रोवाइड करेगी एसक्यू ग्रुप जो है। ठीक है, ये सारी जो है एक्टिविटी उसके अंदर आती हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी नीड टू आस्क इज, वंस वी हैव डिफाइंड हाउ टू असेस द क्वालिटी, क्वालिटी को असेस कर लिया, हाउ डू वी मेक श्योर दैट द प्रोसेस डिलीवर द प्रोडक्ट विद द डिजायर क्वालिटी, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमें कैसे पता चलेगा जो हमने प्रोसेस बनाया है, जो प्रोडक्ट उस पर डिलीवर करेंगे वो 100% बिल्कुल ठीक होगा? हमें तो नहीं पता। तो ये बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर ही आपका काम है कि एक बेसिक प्रिंसिपल वेरिएशन कंट्रोल इज द हार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इट इंक्लूड रिसोर्सेज एंड टाइम एस्टिमेशन, टेस्ट कवरेज, वेरिएशन इन नंबर ऑफ बग्स एंड वेरिएशन इन स्पोर्ट। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका काम है कि ये सारी आपने देखना है कि कितना टाइम लगेगा, कितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, कितना खर्चा होगा, टेस्ट में कवरेज कितनी होगी, और कितने नंबर ऑफ बग्स जो हैं वो पकड़े जाएंगे। वेरिएशन स्पोर्ट, स्पोर्ट के अंदर भी वेरिएशंस हो सकती हैं। तो आपको विद द टाइम जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर ही बताएगा कि अब ये इस जो क्वालिटी कंट्रोल है वो कितने हद तक प्रोजेक्ट की कंट्रोल में है, कितनी हद तक नहीं है। कोई फ़ायदा भी हुआ है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस का, कि प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर बना है उसका कोई फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, उसके बाद हम ये आखिरी जो है मैं आज इसमें कवर करूँगा, उसके बाद जो है वो मैं आज वीडियो का इख्तिताम कर दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो काफ़ी टॉपिक कवर हो चुके हैं। सॉफ्टवेयर का रिव्यू, सॉफ्टवेयर का रिव्यू क्या चीज़ होती है, क्या वो ज़रूरी है या नहीं है? हम वी मॉडल बेसिकली हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन, आर्किटेक्चर इंस्पेक्शन, फिर डिज़ाइन, फिर इंस्पेक्शन, फिर कोड, फिर इंस्पेक्शन, फिर यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस। यानी उसके बाद टेस्टिंग होती है जब कोड हो जाता है। तो क्या रिव्यू ज़रूरी है? हर स्टेप पे रिव्यू करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? इस चीज़ को अब हम पढ़ते हैं कि रिव्यू है क्या। सॉफ्टवेयर रिव्यू और फिल्टर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को फिल्टर कर दिया जाता है कि अच्छा जी ये जो रिक्वायरमेंट थी ये ठीक थी, आर्किटेक्चर था ये ठीक था इसका कि नहीं, इसका डिज़ाइन जब बना है वो ठीक है कि नहीं है, उसको कोई चेक करने वाला ज़रूर हो। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, इसको कहा जाता है अचीव थ्रू फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। ये पेपर में भी आ जाता है, और ये वी मॉडल भी बाज़ औक़ात पेपर में आ जाता है कि वी मॉडल में बताएं क्या क्या स्टेप्स होते हैं। Importance क्या है? Point out needed improvement in the product, a symbol, person or team. Confirm that those part of product in which improvement is either no desire or no needed. यहाँ तो इम्प्रूवमेंट जो है वो आइदर डिज़ायर नहीं होगी या ज़रूरी नहीं होगी करना। ठीक है। अचीव अ टेक्निकल वर्क ऑफ मोर यूनिफॉर्म और एटलीस्ट मोर प्रिडिक्टेबल क्वालिटी देन कैन बी अचीव विदाउट रिव्यू इन ऑर्डर टू मेक अ टेक्निकल वर्क मोर मैनेजेबल।
तो रिव्यू का इम्पोर्टेंस उसने यही बताने की कही है कि उससे फ़ायदा ही होता है आपको। सिंगल फेज के ऊपर, हर फेज के ऊपर जब आप कर लेते हो तो आपको फ़ायदा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इन दी एंड बेहतर डेवलप होगा। रिव्यूज़ के टाइप जो हैं, there are many type of review. In general, they can be categorized into two main: formal technical or informal. Formal reviews are sometimes called a walkthrough or inspections. They are most effective filters from the quality insurance standpoint. To understand the significance of these reviews, let us look at the कुछ होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल होते हैं कि उसमें आप वॉक थ्रू और इंस्पेक्शन प्रॉपरली उसके सारे चीज़ें होंगी, टीम आएगी पूरी, वो चेक करेगी कि रिव्यू जो है वो जो जो भी स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं। एरर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, डिफेक्ट्स, एरर पास थ्रू, एम्पलीफाइड एरर्स। इन एम्पलीफाइड एरर का ये इस तरह लिखा जाता है: 1x रेशो, न्यूली जनरेटेड एरर परसेंटेज, एफिशिएंसी फॉर एरर डिटेक्शन, एरर पास टू द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में एरर। ये सारा ये फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू है, ठीक है, डेवलपमेंट स्टेप के अंदर। और इनफॉर्मल रिव्यू ये होता है कि आप उसमें बस जाते हैं, देखता है एक डेवलपर दूसरा डेवलपर को रिव्यू कर देगा, बैठे बैठे ही आपस में बातचीत करते हुए। Primarily designed 10 defect which were passed on detail design। अब ये नीचे एक एग्जांपल दिया है कि प्रिमिनरी डिजाइन के अंदर 10 जो है वो डिफेक्ट्स थे। अब वो डिटेल डिज़ाइन के अंदर आते हुए 25 हो गए, और इसका जो ये है परसेंटेज, ये 4 × वो हो गई, 10 डिफेक्ट्स पास हुए। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 37 आगे पास हुए, ठीक है। वो फिर 27 × 3, 20% हो गया, ठीक है। 20% इंटीग्रेशन टेस्टिंग के वक्त 93 हो गए, 50% हो गया। फिर वैलिड ड्यूरेशन में थोड़े से कम हो गए। फिर उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग जब होगी, बेसिकली टेस्टिंग के वक्त आके वही डिफेक्ट्स जो हमारे रह गए थे वो कम हो जाएंगे उससे। इसीलिए रिव्यू, जब हमने हर स्टेप पे रिव्यू कर लिया तो कुछ कम खुद से भी कर लिए, लेकिन वो बढ़ जाते हैं, रिव्यू करने के बावजूद ही बढ़ गए। लेकिन फिर इन दी एंड जब टेस्टिंग हुई तो वो हमने उस पर ओवरकम कर लिया। ठीक है, एक मैं और थोड़ा सा एफ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू को भी हम मैं करवा ही देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। कि ये बेसिकली हमें हमने जो पढ़ा है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही होता है कि फाइंड एरर ड्यूरिंग द प्रोसेस सो दैट दे डू नॉट बिकम डिफेक्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर एज दे अनकवर द एरर इन फंक्शनल लॉजिक डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। ये आपका बेसिकली यही डेफिनेशन इसकी लिखी है कि इसका प्राइमरी मकसद यही होता है कि आपने आपका जो प्रोडक्ट है वो फाइनल जो है निकले वो उसमें डिफेक्टेड ना हो, उसमें वो एज अ बग ना आ जाए कोई। एज अ बग क्लाइंट क्लाइंट कहे कि यार ये आपने ठीक करके क्यों नहीं भेजा। इसलिए रिव्यू जो है ये उसकी रिव्यू मीटिंग होती है, एक्सेप्ट द प्रोडक्ट विदाउट फर्दर मॉडिफिकेशन। यानी फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, उसको एक्सेप्ट करो कि आपने आगे फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। अगर रिव्यू में अगर कोई चीज़ पकड़ी गई है, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट ड्यू टू सवेयर एरर, अगर सवेयर एरर है तो उसे रिजेक्ट कर दो। मेजर एरर आइडेंटिफिकेशन मस्ट रिव्यू अगेन आफ्टर फिक्सिंग, दोबारा रिव्यू किया जाए उसको फिक्स करने के बाद। एक्सेप्ट द प्रोडक्ट प्रोविजनली, एक्सेप्ट ये करना है कि अगर माइनर एरर टू बी फिक्स रहते हैं और नो फर्दर रिव्यू कोई नहीं रहता तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लो। रिव्यू रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, रिव्यू को रिपोर्ट करना और उसको रिकॉर्ड कीपिंग, क्या रिव्यू हुआ है, कौन रिव्यू करेगा, फाइंडिंग क्या है, कंक्लूजन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 3 स्टेप। ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर के अंदर। द रिव्यू इशू लिस्ट। अब रिव्यू इशू लिस्ट क्या है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया विद इन द, यानी आप आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम एरिया कौन सा है। एक्शन आइटम लिस्ट, आइटम लिस्ट बनाओ। रिव्यू की कुछ गाइडलाइंस हैं: ड्रिफ्ट को अवॉइड करना है, फिर लिमिट डिबेट एंड बटन, फिर ये टेक रिटर्न नोट्स को अवॉइड करना है। रिव्यू योर अर्लियर रिव्यू को खुद रिव्यू कर लो, डिटरमाइन व्हाट अप्रोच वर्क बेस्ट फॉर यू। तो ये भी पेपर में पूछी जाने वाली एक चीज़ है कि रिव्यू की गाइडलाइंस बताएं, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल फॉर स्टैटिकल एसक्यूएल जो है वो टेक्निक दैट मेजर द क्वालिटी इन द क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फैशन। यानी अब हम मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करेंगे। कुछ ये टेक्निक्स हैं, एग्जांपल है इनकम्प्लीट
रशिया स्पेसिफिकेशन इनको याद कर लें, ये इनमें से पेपर में पूछी जाती हैं। इनकम्प्लीट और रशिया एरर टेस्टिंग एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यूज में आ जाती हैं ये। ठीक है। तो ये सीरियस मॉडरेट माइनस सब टोटल इनका ये भी टेबल में से पूछा जाता है कि फॉलोइंग डाटा, ये एक एग्जांपल है, जस्ट जस्ट एग्जांपल है। लेकिन पेपर में बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि उसका वीपीएस का सीरियस लेवल क्या है, मॉडरेट लेवल क्या है, माइनर क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। सब टोटल एमसीक्यूज में भी आ जाता है। अच्छा, एरर इंडेक्सिंग, another statistical technique एरर इंडेक्सिंग है। डेवलप एन ओवरऑल इंडिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो है वो उसके जो है वो हम एरर इंडेक्सिंग के थ्रू करते हैं। ई का मतलब है, ई आई का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एरर अनकवर ड्यूरिंग, इसका ये फार्मूला है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो बाज़ औक़ात ये पेपर में नहीं भी आता, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल मैंने पास्ट पेपर में देखा है कि ये आया भी हुआ एक बार, कि पूरा वो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आ गया था। तो इसके फॉर्मूले को आप याद कर लें, और इनके जो मीनिंग है, लाइक पी एस प्रोडक्ट साइज एट ith स्टेप के ऊपर, टी आई नंबर ऑफ माइनर एरर्स, पी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस एस आई डिवाइडेड बाई ई आई प्लस डब्ल्यू एम। तो इन सारों का मीनिंग जो है, डब्ल्यू एस डब्ल्यू एम वेटिंग फैक्टर है फॉर सीरियस मॉडरेट एंड माइनर एरर्स, ये जो हमने ऊपर फाइंड किया है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये पी आई वाला फार्मूला, एक दूसरा फार्मूला भी है, द कम्युलेटिव इफेक्ट ऑन ईच समेशन आई इंटू पी आई डिवाइडेड बाय पी एस, ये भी एक फार्मूला है। ई आई इज कंप्यूटेड एट कम्युलेटिव इफेक्ट। कम्युलेटिव इफेक्ट जो है वो, हम एक और इसका भी फार्मूला है, तो हम ये भी यूज़ करते हैं। Software reliability is another very important qualitative factor defined as the probability of failure-free operation of computer program in specified environment or a specific time. For example, a program can be estimated to have a reliability of over 8 elapsed hour. अब ये है कि इसका मतलब ये है कि रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी क्या है, कि इतनी देर सॉफ्टवेयर में अगर इतनी देर घंटे भी काम करता रहे तो उसकी क्या रिलायबिलिटी है, कि वो सही चलता रहेगा या उसमें मसला आएगा या उसमें कोई इश्यूज आएंगे। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टेड एंड एस्टिमेट यूजिंग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट डाटा के थ्रू हम उसको एस्टिमेट करते हैं। द की टू दिस मेजर इज द मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ फेलियर। फेलियर इज डिफाइंड एज नॉन कन्फॉर्म टू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, यानी आपका कंफर्मेंस, यानी वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को मैच ना करना। इट कैन बी रेडेड इन मैनी डिफरेंट वेज। अनोइंग टू द कैटास्ट्रोफिक, अनोइंग होता है कि कोई ऐसी इशू आ जाए कि जो उसके अंदर हो, लेकिन कैटास्ट्रोफिक ये होता है कि अब वो तो उसका तो कुछ ना किया जा सकता, कि बंद हो गया अचानक कंप्यूटर, या बिजली चली गई, या इंटरनेट नहीं है। टाइम टू फिक्स फ्रॉम मिनट टू मंथ्स। टाइम टू फिक्स फ्रॉम मिनट्स टू मंथ, यानी आपका ऐसे चीज़ें मसले ना हो कि वो एक कुछ मिनट में ठीक होने के बजाय कुछ महीनों तक लगने वाले हों इश्यूज। रिपल्स फ्रॉम फिक्सिंग, यानी ये फिक्स हो ही ना सकती हो। ठीक है। तो इसमें भी कुछ ये फार्मूलाज हैं। एम टी बी एफ इज कैलकुलेटेड एज एम टी टी एफ प्लस एम टी टी आर। ये मैंने देखा है पास्ट में कि इसकी अवेलेबिलिटी का फार्मूला भी है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी एक आ जाता है। आर्ग्यूएबल एम टी बी एफ इज अ फार बेटर देन द फैक्ट एज ईच एरर डू नॉट हैव अ सेम फेलियर एंड द यूजर इज कंसर्न विद द फेलियर एंड नॉट विद द टोटल एरर काउंट। ठीक है। तो यानी उसका कहने का मतलब ये है कि जो यूजर है उसको एरर से कुछ नहीं मतलब, कि 100 एरर ठीक हुए या 50 एरर। उसको मसला है कि सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा मेरा, उसमें फेलियर है। तो अवेलेबिलिटी जो है एंड क्लियरली डिपेंड अपॉन एम टी टी आर के ऊपर, क्लियरली ये डिपेंड करता है। ठीक है। क्योंकि ये आपके पास एम टी एफ आप फाइंड ही एम टी टी आर के थ्रू करते हो, तो इसका ये फार्मूला, ये दोनों याद कर लें। ये पेपर में इस पे एमसीक्यू टाइप जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। और मैं यहाँ पर जो है वो ख़त्म कर देता हूँ 30th तक। ठीक है।
काफ़ी हो गए, मैंने 10 या 11 लेक्चर आपके कवर कर दिए हैं इसमें वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो या 2 वीडियोस में आपका ये कोर्स मुकम्मल कर दूं। आपने बीइंग अ मैनेजर इसको लेके चलना है कि आपने ये बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। फिर ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो रिलायबल होगा। अब तक आप उसको क्वालिटी को श्योर नहीं करेंगे, सारी चीज़ें नहीं करेंगे, आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वे इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।